गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने आपका भाषा पढ़ा था और भाषा के हमने दो रूप भी पढ़े थे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी को बताते हैं तो वो मौखिक भाषा है, और जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर बताता है तो वो लिखित भाषा कहलाता है। अब है बोली। चलिए देखिए, भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर या सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है वह बोली कहलाता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड में बोले जाने वाली बोली बुंदेलखंडी है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली तथा राजस्थानिया बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं। देखिए, जो बोली है उसका जो क्षेत्रीय स्तर होता है वो सीमित होता है, यानी हर जगह आप जाएंगे तो वो अलग अलग बोलियां आपको मिलेगी। बुंदेल में जाएंगे तो बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ी, भोजपुर में जाएंगे तो भोजपुरी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी बोलियां बोली जाती हैं। हमारे भारत में पहले 18 भाषाएं ही मान्यता प्राप्त थी। इन भाषाओं में 4 बोलियां और जोड़कर इन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है। कौन कौन सी? बोडो, मैथिली, कोंकणी और डोगरी। इस प्रकार भारत में अब 22 भाषाओं का चलन है। कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। चलिए देखते हैं नाम। हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, नेपाली, उर्दू, पंजाबी, मैथिली, असमिया, संथाली, सिंधी, बोडो, मणिपुरी, तमिल, डोगरी, गुजराती, तेलुगु, कश्मीरी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और मराठी। चलिए इसके आगे पेज नंबर 7 में देखते हैं। भाषा और बोली में अंतर। भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, जबकि बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है। भाषा और बोली में अंतर क्या है कि भाषा बहुत बड़े स्तर में, यानी बहुत फैला हुआ इसका विस्तार होता है, और बोली कैसी होती है? सीमित, यानी जिस क्षेत्र की होती है बस उसी क्षेत्र तक बोली जाती है, आगे नहीं। बोली का साहित्य मौखिक तथा भाषा का साहित्य लिखित होता है, अतः हम कह सकते हैं बोली का साहित्य मौखिक होता है, यानी बोली जो रहती है सिर्फ बोली जाती है, जबकि भाषा का जो साहित्य होता है यानी भाषा हमें लिखित रूप में मिल जाती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, उसी प्रकार पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। चलिए देखिए कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से देश की क्या भाषाएं हैं। स्पेन, स्पेनिश, रूस, रूसी, जापान, जापानी, नेपाल, नेपाली, इंग्लैंड, अंग्रेजी, चीन, चीनी, भारत, हिंदी, अरब, अरबी। आगे देखिए लिपि। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है वे चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। यानी किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे यदि हमें घर लिखना है तो हम लिखेंगे क्या? हिंदी में घर, अंग्रेजी में हाउस, यानी भाषा को लिखने का ढंग क्या है? लिपि है। घर को हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। लिखने की इस विधि को ही लिपि कहा जाता है। सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं हम? लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। चलिए देखते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखित चिन्ह अलग अलग होते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे देखिए कौन सी भाषा है ये? फ्रेंच, इसकी लिपि क्या है? रोमन। जर्मन, जर्मन की भी रोमन है। बंगाली, बांग्ला, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, संस्कृत,
देवनागरी और हिंदी देवनागरी। संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। आगे देखें पेज नंबर 8। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। कितने सितंबर को? 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा, यानी हमारी राजभाषा क्या हुई? हिंदी। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंडरलाइन करेंगे हम इसको। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखें व्याकरण। कुछ उदाहरण पढ़िए। बच्चे को पिलाओ छानकर दूध। बच्चे को पिलाओ छानकर दूध। दूसरा देखिए, बाजार पिताजी गए चले, खाना माताजी बना है रही, अमित लिख रहा है एक पत्र। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने में अजीब लग रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है? अशुद्धियाँ हैं। कैसी अशुद्धियाँ? ये आगे पीछे हो गए हैं। अब इनको अगर हम दोबारा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? बच्चे को दूध छान कर पिलाओ। बच्चे को दूध कैसे पिलाओ? छान कर। पिताजी बाजार चले गए हैं। माताजी खाना बना रही हैं। अमित एक पत्र लिख रहा है। यह वाक्यों को शुद्ध लिखने से वाक्य का अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है। भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक व्याकरण के नियमों की सही जानकारी नहीं हो पाती, हम भाषा का सही रूप लिखने व बोलने में समर्थ नहीं होते। जब तक हमें व्याकरण की सही जानकारी नहीं होती है, जब तक हम भाषा को सही से ना बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात का पता वही व्यक्ति लगा सकता है जो व्याकरण का ज्ञान रखता है। अतः हम कह सकते हैं भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या हो गई व्याकरण की? कि भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे। ओके।